Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Hello, sir. Hello. Sir, we'll have this class till 9. We'll see how it's progressing. So 9:15. चलो जी, आपको डाउट्स तो नहीं है ना? आई एम सॉरी आई कुडंट पोस्ट सॉक्रेटिव, so I'll post it today, in fact I'll make 2 socrative quiz. One is on mass and weight. Let me see. चलो जी, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं. सो वी डिस्कस्ड अबाउट कैप्लर्स लॉ. Kepler's law. What is law 1? Sir, that's all objects That all orbitals हाँ, all- ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं क्या कर रहे हैं आप, है ना? लेट मी आस्क अनवी, आप बोले बेटा. अनन्या शर्मा. लॉ ऑफ एलिप्स, है ना? लॉ ऑफ एलिप्स says that all object revolve around the, all planets they revolve around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the focus. ठीक है? So Kepler's law are also called as planetary laws. Law 2. Raise your hand, Riyan, आप बोले law 2. Law 2 is just a law of areas, so that the areal velocity of planets is constant. Impressive. Law of equal area. ठीक है? This is law of area. ठीक है? That is equal area. इसको ऐसे कर देते हैं, law of area. Planets swap equal sector area in equal interval of time. That means आपका जो एरियल वेलोसिटी है, ठीक है, एरियल वेलोसिटी, ये एरियल वेलोसिटी जो है, दिस इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर प्लैनेट. और फ्रॉम हियर ओनली वी हैव डिराइव्ड दैट एट एपिहेलियन velocity is minimum, sir, minimum. at perihelion Velocity is maximum. velocity is maximum. थर्ड लॉ कौन सा था हमारा? Sir, may I tell Shashwat? हाँ जी बोलो. Sir, harmonic law. Yes. हार्मोनिक लॉ. Sir, which says sir r cube by t square equals to constant. ये t square by r cube is constant for all planets. सन के अराउंड जितने भी planets रिवॉल्व कर रहे हैं उनका t square by r cube जो that is constant, है ना? t is time period of revolution. हाँ जी,
शाश्वत आर क्या है बेटा? Sir, it is the distance between the center of two objects. नन्ना, Sir, can I tell? रियान बोलो. Yes. Sir, it is the radius of the circular path. नन्ना, anyone else? Sir, distance between the center of masses. नहीं, शौर्य आप बोलो. बेटा कहाँ पे किस चीज में पहुंच गए? जो आप फोर्स है F इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर, उसके R को आप बता रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पर T स्क्वायर बाय R क्यूब के R को पूछ रहा हूँ. गुन्नूर आप बोले. Ratio of average distance. It's not ratio of average distance, है ना? It is average distance and not exactly average distance. This is semi. Sir, average distance from the sun. हाँ जी, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन नहीं लेते हैं हम, यहाँ पर इसको सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ लेते हैं. ठीक है, तो आपका ये जो आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में है ना, दिस इज योर मेजर एक्सिस और ये आपका माइनर एक्सिस है. तो मेजर एक्सिस का जो हाफ डिस्टेंस है ना, सो दिस इज व्हाट इज आर इज. Excuse me, sir. हाँ जी बोलो. Sir, फिर सर r³/t² क्या था? वो भी कांस्टेंट है, बात तो एक ही है. सर मुझे समझ नहीं आया थर्ड लॉ केपल का. Yes, sir. ओके, सर उस पर जो न्यूमेरिकल कराया था आपने पिछली क्लास में, समझ नहीं आया. फिर से ले लेते हैं. ठीक है बेटा, थर्ड लॉ के रिस्पेक्ट में ना आप मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस भूल जाएं, है ना. यू टेक इट एज इफ सभी प्लैनेट्स हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है, और ये आपका आर है ना. बहुत नीटी ग्रीटी इसमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अगर मैं अर्थ की बात करूंगा, ठीक है, तो अर्थ जो है एक रिवोल्यूशन जो है वो 1 ईयर में कर रही है, और अर्थ का डिस्टेंस जो सन से है दैट इज 1 AU. 1 AU. Agreed on this? Yes, sir. Yes, sir. अब एक प्लेनेट देखो, यहाँ पर क्या है, ये पहले देखो डिस्टेंस कैसे पता करते थे. अब यहाँ पर ये दूर एक स्टार है. ठीक है, सो दे विल से कि भाई जब अलाइनमेंट हो रही है, ठीक है, इट इज डिफरेंट वेज ऑफ अलाइनमेंट आर देयर, सो दे कुड मेजर आउट कि जो दूसरा प्लेनेट है वो रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम ले रहा है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार दे कैन फाइंड आउट कि दूसरा जो प्लेनेट है उसने रिवोल्यूशन में कितना टाइम लिया है. अब ये जो दूसरा प्लेनेट है उसका रिवोल्यूशन का टाइम लेट्स से इज कमिंग एज लेट्स से 8 years. अब मुझे पता करना है कि इस प्लेनेट का सन से कितना डिस्टेंस है ना. हम कोई मेजरिंग टेप लेकर तो पता नहीं करते ना कि कितने डिस्टेंस पे है कौन सा प्लैनेट. दिस इज अ प्रैक्टिकल वे इन विच यू मेक आउट की हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन. तो ये कैसे पता करेंगे? तो इफ आई विल से लेट्स से दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R. ठीक है, सॉरी, दिस डिस्टेंस इज D. नाउ आपका जो फॉर्मूला है दैट इज T²/R³, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम आएगी फॉर ईच केस. अर्थ के केस में ये वैल्यू कितनी है बेटा? T is 1 year, so 1² upon R. R is 1 astronomical unit, तो 1 का क्यूब. ये जो नया नया प्लेनेट है जिसका डिस्टेंस आप पता करना चाह रहे हैं, उसका T कितना है? Sir, 8 years. 8 years. और डिस्टेंस कितना है? D का क्यूब. इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है बेटा, A या B? Sir, B. Sir, B. B क्यों बड़ी है? सर क्योंकि सर इसमें सर आंसर 1 होगा और सर इसमें जो है 8³ है, तो सर वो डी पे डिपेंड करता है. yes, सर sir, डी वो पे डिपेंड करता है. अगर डी बड़ा हुआ तो फिर yes. सर अगर सर, D अगर 1 D से बड़ा हुआ तो हो जाएगा. बी स्मॉल. सर अगर D4 हुआ तो सर फिर वो 1 हो जाएगा. अरे बोथ हैव टू बी इक्वल. ये कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है कि किसी भी प्लेनेट का आप T²/R³ लेंगे तो हर प्लेनेट का T²/R³ जो है वो सेम वैल्यू आएगी.
अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि केपलर की भटकती आत्मा आपको परेशान करेगी अगर वो 1 नहीं आएगा तो। आप समझ गए मेरा मतलब? Yes, टी sir. स्क्वायर बाय आर क्यूब इज कांस्टेंट, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर तो ये वैल्यू सेम जैसे 1 आ रही है इसमें सर, तो वो एक ही प्लैनेट की आएगी ना सेम, मतलब एक ही सभी की अगर। यही आएगी भाई, सभी की यही आएगी। चार्ट देखो, मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब आप गूगल बाबा को खोल लें और उस पर कैलकुलेशन करें। रेडी? Yes, sir. 1. यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर ए यू की बात है। देखो, अगर ये डिस्टेंस जो है 1 AU है बेटा, अगर ये डिस्टेंस 1 AU है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, बता दो मुझे। सर 3 AU। सर 30 30 AU। इतनी 30 छोटी AU। मिस्टेक? हाँ जी, 30 AU। एग्रीड ऑन दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप यहाँ पर देखें, अर्थ के केस में जो है टी स्क्वायर बाय आर क्यूब जो है वो 1 है। इन केस ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून के केस में देखें टी स्क्वायर कितना होगा बताओ? Sir, sir, सर 165. 165 सर स्क्वायर। 165। 165 स्क्वायर। और आर क्यूब कितना होगा? 30 A. 30। 30 cube. है ना। फटाफट चेक करो गूगल पे कितना आंसर आ रहा है। सर 1.008 1.008 8. which is almost 1, isn't it? यस सर। यहाँ पर बस ये है कि हमने जो टाइम पीरियड 165 इयर्स है ना, ये टाइम पीरियड हो सकता है 164 इयर्स एंड 73 डेज और 29 डेज, ऐसी कुछ होगा। राउंड ऑफ करके 165 इयर्स कर दिया है। तो You're getting this 30 point? कैसे आया? 30 AU बेटा, ये देखो ना, 150 मिलियन किलोमीटर को मैंने 1 यूनिट माना है, 1 AU, तो 4500 किलोमीटर कितना हो गया? तो 4500 डिवाइडेड बाय 150, तो दैट बिकम्स 30 AU, है ना। अगर आपको AU पसंद नहीं आ रहा है तो AU को मारो गोली, ठीक है। अब बताओ मुझे, अर्थ के केस में जो है टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब की जगह आर क्यूब बाय टी स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं ना। आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, अर्थ के केस में आर क्यूब बाय टी स्क्वायर कितना होगा? 150 का 150 क्यूब। cube plus upon. बस दैट्स इट। हेलो, प्लस प्लस क्या कर रहे हो? बस दैट्स इट। Yes, बाय sir. 1 स्क्वायर ना, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, ठीक है। 150 का क्यूब कितना हुआ, फाइंड आउट करो। सर 3375000। फिर से 3375 000. 000, ठीक है। अब बताओ किसको ले रहे हैं? यूरेनस को ले लें। यस सर। Yes, sir. यूरेनस का आर क्यूब 2875 का क्यूब अपॉन टी स्क्वायर 85 का स्क्वायर, फाइंड करो कितना आ रहा है। इसके आसपास आएगा, देखो। सर 3289089 3289 089। 089, चेक करो कितना क्लोज है ना। अच्छा सर 84 तक है वो नीचे, सर मैंने 85 ले लिया। ओके, तो 84 से करो। Sir, 3367867. बारे बोलो। 33 67867.3. 867, है ना। देखो कितना क्लोज आ गया। हाँ जी, 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट, है ना। सो दैट मीन्स आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज कांस्टेंट। ये हमारी थियोरी प्रूव कर रहा है। हाँ जी बोलो बेटा। Sir, can you please explain how you got this Uranus professor? आपने लेट ज्वाइन किया थोड़ा, श्रेया।
No, sir. Okay, so what we are discussing is कि सभी planets, सभी bodies, all the bodies, including your asteroids also, ठीक है, anything which is revolving around the sun will have t square by r cube की वैल्यू जो है वो उनकी सेम होगी, ठीक है, या फिर वी कैन से कि r क्यूब बाई टी स्क्वायर की वैल्यू जो है सभी प्लैनेट्स के लिए सेम आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट कौन सी ले रहे हैं वो भी मैटर नहीं करता है, बट यूनिट आपको हर केस में सेम लेनी है। और ये खाली सन के लिए नहीं है, अर्थ के अराउंड जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, इंक्लूडिंग नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून, उनकी भी r क्यूब बाई टी स्क्वायर या टी स्क्वायर बाई r क्यूब की वैल्यू जो है वो हर सैटेलाइट की एग्जैक्टली सेम होगी। Okay. सर हाँ जी, सर ये टी स्क्वायर पहले ऊपर था सर, फिर बाद में क्यों है, ये अलग वाला है? बाद में बेटा फर्क नहीं पड़ता ना, मैं कह रहा हूं कि a बाई बी की वैल्यू जो है वो हमेशा 7 आएगी, तो कांस्टेंट आ रही है ना वैल्यू, तो दैट मींस b बाई a की वैल्यू जो है वो भी तो कांस्टेंट ही होगी। ओके यस सर। हाँ जी भाई, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अर्थ को मारो गोली, हम ले लेते हैं मरकरी और वीनस का कंपेयर कर लेते हैं, है ना। मरकरी का टी स्क्वायर डेज में है ना, तो मरकरी का टी स्क्वायर कितना हो गया 88 स्क्वायर, और आर क्यूब कितना हो गया 58 का क्यूब। फाइंड करो कितना आ रहा है ये गूगल। 88 square by 58 cube. हाँ जी 0.039. 0.039। आगे भी है कुछ डेसिमल? सर बहुत बड़ा। आगे बताओ एक और। 03969। ठीक है, अब इसका फाइंड करो ना, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, टी स्क्वायर मैं डेज में ले रहा हूँ ना, 22/225 का स्क्वायर बाय आर क्यूब। Yes sir. Yes sir. 0.04. अर्थ का फाइंड करो, अर्थ का टी स्क्वायर अर्थ का कितना है 365.25, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन आर क्यूब 150 का क्यूब। सर बट टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो वैल्यू आ रही है ये है क्या? ये वैल्यू आई एम सेइंग हर प्लेनेट के केस में कांस्टेंट आएगी, सेम आएगी। दैट व्हाट केप्लर्स थर्ड लॉ सेड। Sir, it's coming as 0.039528. 0.039। एक बात नहीं समझ सर, एक मिनट देखो, हर केस में जो है टी स्क्वायर बाय आर क्यूब आप कर रहे हैं, दिस इज ऑलमोस्ट कमिंग सेम। ऐसा नहीं है किसी में 0.529 करके कुछ आ रहा है या 0.784 आ रहा है ना। इट्स ऑल द केसेस इट इज रिवॉल्विंग अराउंड 0.04, है ना। यहाँ पर ओनली थिंग इज एक्यूरेसी इज नॉट देयर। जो वीनस का डिस्टेंस है हो सकता है वो 107.6 हो कुछ, है ना, यहाँ राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। सर बट मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, वो कैसे करेंगे? इसके न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है। टी स्क्वायर बाय आर क्यूब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको एक न्यूमेरिकल आपको इसमें मैंने अभी जो कराया था, मैं वो न्यूमेरिकल आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। दिस इज सन इज देयर। अर्थ का डाटा हमें पता है ऑलरेडी, इजंट इट? क्या डाटा पता है अर्थ का? अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 1 AU है ना, और अर्थ जो टाइम पीरियड लेती है वो 1 ईयर लेती है। ये डाटा तो पता है ना आपको, ठीक है। नाउ वी फाउंड अ न्यू प्लैनेट, और उस न्यू प्लैनेट का हमने ये चेक किया कि ये सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में ले रहा है, एंड देन वी डिकोडेड कि ये जो न्यू प्लैनेट है सन के अराउंड रेवोल्यूशन 2 इयर्स में ले रहा है ना। दिस की कितना टाइम पीरियड ले रहा है, दिस वी कैन फाइंड आउट विद रेफरेंस टू अ स्टार।
कि भाई ये इस स्टार की लाइन में जब आ जाएगा तो दैट मींस इट हैज टेकन 1 फुल रेवोल्यूशन, ठीक है। बट ये कितना दूर है सन से? भाई आप प्लेनेट का साइज देखकर क्या बता सकते हैं कि ये सन से कितना दूर है? यू कैन नॉट टेल। तो यहां पर आपको कैप्लर्स लॉ यूज करना पड़ेगा। कैप्लर्स लॉ क्या बोल रहा है? टी स्क्वायर बाय आर क्यूब जो है वो कांस्टेंट है। अर्थ के केस में दिस इज 1 स्क्वायर बाय 1 क्यूब, ठीक है। इन केस ऑफ दिस न्यूली फाइंड प्लेनेट इट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय डिस्टेंस का क्यूब। फॉलोइंग दिस पार्ट? अगर आपको 1 AU समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ 150 मिलियन कर लें, 150 मिलियन किलोमीटर का क्यूब। अब यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है, आप कैलकुलेशन करके फाइंड कर सकते हैं ये कितना आएगा, है ना। सो योर D विल बी इक्वल्स टू D क्यूब, और D क्यूब इज 2 स्क्वायर इंटू 150 का क्यूब, ठीक है। और D कितना हो जाएगा आपका? D इज 2 रेज़ टू पावर 2 का क्यूब रूट, ठीक है, दैट इज 4 का क्यूब रूट, है ना। सो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 150। फाइंड करेंगे कितना आ रहा है? टेक हेल्प ऑफ गूगल। कितना आया भाई? 238.11. 228.11 238.1, Yes. ठीक है, मिलियन किलोमीटर। एग्रीड ऑन दिस? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा डिस्टेंस की Yes, sir. यूनिट क्या थी? ये 150 मिलियन किलोमीटर था, 150 किलोमीटर थोड़ा था। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो मिलियन किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है। Yes. अब ये चेक करें, मार्स जो है वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स लेता है, एग्जैक्टली 2 इयर्स नहीं लेता है। तो इट इज हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 228 किलोमीटर्स। यू आर फॉलोइंग दिस पार्ट, है ना। अगर मार्स एग्जैक्टली 2 इयर्स लेता तो यहाँ पर ये 238 होता हमारा, ठीक है। मार्स टेक्स मे बी 1 ईयर एंड 300 डेज और 350 डेज लाइक दैट। सर बट 1 AU के मतलब 1 AU तो 150 मिलियन किलोमीटर होता है ना, तो ये 300 मिलियन किलोमीटर होना चाहिए था अगर एग्जैक्टली 2 इयर्स लेता तो। ये किसने डाउट पूछा? सोहम शर्मा। सोहम। तो बेटा सोहम, क्या मैंने आपको ये बोला कि टाइम जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस? क्या मैंने ऐसे बोला कि जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा? नो सर। तो ये आप अपने आप कैसे लेके आ रहे हैं कि टाइम डबल हो गया तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा? कैप्लर ने ये थोड़ी ना बोला बेटा कि टाइम और डिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल। कैप्लर ने बोला टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये बोला है कैप्लर ने। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस डबल तो टाइम डबल, ना 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 ना, लाइफ इतनी इजी थोड़ी ना है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, इसकी वाली 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये हमारा सन है, ठीक है, ये अर्थ है, दिस इज 1 AU डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैंने अर्थ का डिस्टेंस डबल कर दिया बेटा तो अर्थ की न्यू पोजीशन ये हो जाएगी, Yes. ठीक है। अर्थ को अभी तो 1 साल लग रहा है पूरा रेवोल्यूशन लेने में। अगर अर्थ का डिस्टेंस डबल कर दिया मैंने तो अर्थ को कितने साल लगेंगे? ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस आपने 1 AU था तो 1 ईयर, 2 AU हुआ तो 2 इयर्स, ना 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 ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं ये। समझो इस चीज को, है ना। रेशियो किसकी है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, दिस इज कांस्टेंट, so this will be equals to न्यू टी स्क्वायर बाय न्यू आर क्यूब। पहले t कितना था? 1 ईयर था ना,
Yes. डिस्टेंस कितना था 1 AU, 1 AU. ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू टाइम पीरियड कितना होगा पता ही नहीं सर, ये तो फाइंड करना है हमें। और न्यू डिस्टेंस कितना है बताओ फटाफट। 2 AU. 2 AU है ना, तो 2 क्यूब। समझ में आया? टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 क्यूब। तो टी कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट, है ना। सो योर टी इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज समवेयर अराउंड 2.76 years. Understood now? Maybe 86. अगर अर्थ का आपने डिस्टेंस डबल कर दिया तो टाइम विल बिकम ऑलमोस्ट 3 times, है ना, नॉट एग्जैक्टली 3 times बट 2.86 times. समझ गए बेटा? यस सर, सॉरी सर। नहीं 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 प्लीज, है ना, इट्स माय फॉल्ट, डोंट फील सॉरी फॉर एनीथिंग, इट इज योर राइट, है ना। आप लोगों ने यू हैव पेड द फीस, है ना, इट्स योर राइट टू आस्क। एट टाइम्स हो सकता है ना, आई नो नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड, बट एट टाइम्स मे बी यू नो आई विल गेट लिटिल बिट, बट कीप आस्किंग, है ना, इट इज योर ड्यूटी एंड इट्स योर राइट, है ना, बोथ द थिंग्स आर देयर, ठीक है। Still, if you have doubt, I'll explain again, है ना, or maybe I'll keep an additional class. आप मेरे को मैसेज करें कि sir still not clear, you know, I'll keep some more things, है ना, I'll put 1 or 2 questions on this on Socrative. तो Socrative डिस्कस करेंगे, उसमें फिर से डिस्कस कर लेंगे हम। सर मतलब न्यूमेरिकल्स में दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस या फिर वो दिया होगा टाइम, कुछ तो गिवन होगा। अगर मैं आपसे बोलूं एक ये नया प्लैनेट डिस्कवर हुआ है, इसका बताओ कितना डिस्टेंस है। अब कुछ भी नहीं गिवन है उस नए प्लैनेट का, तो कैसे पता करोगे आप? तो या तो उसका आपको रिवोल्यूशन पीरियड गिवन होगा या उसका डिस्टेंस गिवन होगा सन से। समझ गए? फिर उसको जो प्रेजेंट प्लैनेट है मतलब अर्थ, उसके टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब से इक्वेट करके बस हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है जी। Yes. ठीक है, दिस गोज फॉर सैटेलाइट्स आल्सो, है ना। लेट्स से दिस इज अर्थ इज देयर, और यहाँ पर एक सैटेलाइट है, ठीक है, दिस रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 12 आवर्स, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है दिस इज लेट्स से 8,000 और 4,000 किलोमीटर्स, 40,000 किलोमीटर्स है लेट्स से, है ना। और ये अर्थ के अराउंड जो है इट कंप्लीट्स द सर्कल इन 8 आवर्स, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो सर्कल है इट कंप्लीट्स दैट सर्कल इन 4 आवर्स, तो 4 आवर्स में सर्कल कंप्लीट करने के लिए आपको हाइट रिड्यूस करनी पड़ेगी, है ना। और ये 4 आवर्स में ये सर्कल कंप्लीट कर ले, 4 आवर्स में सर्कल कंप्लीट कर ले, उसके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? तो आप क्या कहेंगे, जो आपका ब्लू वाला है टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, दिस शुड बी इक्वल्स टू ग्रीन वाले का टी स्क्वायर बाय आर क्यूब। ब्लू वाले का टी स्क्वायर कितना है बताओ? Sir, 64. 8 square. है ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। और आर क्यूब इज 40,000 का 40,000 का क्यूब. दिस इज इक्वल्स टू ग्रीन वाले का टी स्क्वायर कितना है? 4 square. 4 square. और आर सर वो निकालना है. X square. दैट्स इट। बस यू Excuse कैन me. फाइंड कि कितनी हाइट होनी चाहिए कि वो 4 आवर्स में कंप्लीट कर ले। हाँ जी बोलो बेटा, अभी समझ में आया आपको? सर टाइम की यूनिट किसी में भी हो सकती है. दोनों में सेम होनी चाहिए बस, दैट्स इट। ओके सर. डन डन। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था? वी डिड द फॉर्मूला ऑफ Newton's law of universal gravity. हाँ जी, Ga upon Gm upon r square, है ना। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड its value is constant everywhere. This is 6.67 into 10 raised to the power minus 11, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर by kg square. by kg square,
ठीक है, these are the mass of objects, ठीक है, in kg, and this is distance between the Center of the masses. हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मासेस नहीं, सेंटर, अच्छा सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास इन मीटर्स, है ना, मीटर्स में होना जरूरी है इसको। दैट्स इट। देन वी आर ड्राइव, हमने क्या किया था, हमने इसको किया था कि इस फोर्स की वजह से, है ना, दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज एक दूसरे पर एग्जैक्टली सेम फोर्स लगाएंगी। ये हमारे पास छोटी बॉडी है और ये हमारे पास बड़ी बॉडी है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, है ना, दिस एफ इज सेम, और ये एफ इसके इक्वल है, बट फोर्स लग रहा है इस पर फोर्स लगने की वजह से ये एक्सेलरेट करेगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स लग रहा है, बट फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स तो हमारा लग रहा है जी mm अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा था हमारा, दिस इज इक्वल टू ma, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, दैट एक्सेलरेशन वी डिनोट बाय g, एंड दैट g इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर, है ना। ये हमने सेकंड फॉर्मूला किया था। यस सर। फिर इसमें हमने g ऑफ अर्थ फाइंड किया था, g ऑफ अर्थ इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g ऑफ मून हमने फाइंड किया था, दैट इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g ऑफ ऋषित भी फाइंड किया था, विच आई फॉरगॉटन नाउ, ठीक है। सर यस मेरा जी भी था। 0 point something something. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 0.000 समथिंग, है ना। Zero Now point thing zero is, zero zero zero. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज नॉट लिमिटेड टू द प्लैनेट्स, है ना। एवरीवन हैज गॉट ग्रेविटेशनल pull because of their mass, ठीक है। Only thing is, in case of planets it is significant. In case of lower masses, है ना, planets का mass, Earth का mass is 10⁻24. Now that's what, you know, significant mass means. Otherwise gravitational force is the weakest force in this universe. But यहीं पर अगर आप mass बहुत ज्यादा कर देंगे, है ना, for example in neutron star, in black hole, तो यहाँ पर masses जो है वो are super high, not 10⁻24 but 10⁻30, 10⁻40, है ना, trillions and trillions and trillions of ton, है ना। In case of neutron star, that trillions of tons are within, you know, very very small sphere, ठीक है। तो it's something like कि अगर आप न्यूट्रॉन स्टार का एक फुटबॉल साइज का पीस लेंगे तो वो अर्थ के मास के इक्वल होगा, है ना। न्यूट्रॉन स्टार में दैट मच डेंसिटी इज देयर। सर एक स्पूनफुल अगर ले तो, हाँ, 1 spoonful विल बी मिलियंस ऑफ टन्स, है ना। अगर मैं आपकी बात करूं, है ना, अगर मैं लेट्स से ऋषित की बात करूं, तो ऋषित इज मेड अप ऑफ 100 ट्रिलियन एटम्स, सॉरी 100 ट्रिलियन सेल। ऋषित 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, 100 ट्रिलियन सेल, और हर सेल जो है वो बेटा 1 ट्रिलियन एटम से बना हुआ है ना। नॉट 1 ट्रिलियन बट 10 ट्रिलियन, 10 to 100 ट्रिलियन एटम्स, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ सेल इज देयर। तो दीज मेनी एटम्स आर देयर, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इतने एटम्स हो जाएंगे उसकी बॉडी में। बट हर एटम जो है वो 99.9999% जो है वो एम्प्टी होता है। तो ऋषित का जो मास है वो एक्चुअली इस डॉट, है ना, इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है ऋषित का मास, कि जो इस डॉट का मास होगा वो ऋषित के मास के इक्वल है ना। मास किसी का भी मास किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ 2 things, नॉट protons and neutrons. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अगर ये सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मैं कंबाइन करूं, कंजेस्टेड करूं, तो वो एक पिन के टिप पर जो है दे कैन कम, तो सिंगुलैरिटी बन जाए। जितने भी ऋषित के अंदर जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। सो दैट व्हाट्स हैपनिंग इन न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार में सारे जो न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, दे गेट कंबाइंड एट वन पॉइंट, and that's why its density is high, its mass is very high, and there the gravitational force is high. In case of black hole, that gravitational force is so much that even light cannot escape, okay? Light gets affected by that gravitational pull. Understood this? So what is the difference between
न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल। बेटा ब्लैक होल जो है ना वो एग्जैक्टली स्टडी नहीं हो पाया है कि ब्लैक होल कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार इज द डाइंग स्टेज ऑफ अ सन, नॉट सन ऑफ अ स्टार विच इज बिगर देन सन। अगर कोई स्टार सन से बड़ा है ना, इट्स समवेयर अराउंड 1.5 टाइम्स बड़ा है अगर सन से, तो वो जो है देन इट्स डाई एंड इट बिकम्स अ न्यूट्रॉन स्टार। सर वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या तो ब्लैक होल बनता है। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर सन से 5 टाइम्स बिगर है तो ब्लैक होल, और 1.5 टाइम्स बिगर है तो न्यूट्रॉन स्टार। हाँ जी, तो बेसिकली बट स्टिल है ना, ब्लैक होल एग्जैक्टली व्हाट इज देयर वी डोंट नो, क्योंकि ब्लैक होल इज ब्लैक ना, वहां से कोई लाइट ही नहीं आ रही है तो हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, और जिस चीज को हम देख ही नहीं पा रहे हैं उसके बारे में हमें क्या पता कि वो किस चीज की बनी हुई है। थिंक ऑन इट दैट ब्लैक होल इज एक्चुअली व्हाट ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ एंड दैट इज नॉट विजिबल, एंड देन साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक आउट कि वो किस चीज का बना हुआ है ना। तो वो सारे के सारे वाइल्ड गैसेस हैं कि ब्लैक होल एक्चुअली होता क्या है, किस चीज का बना हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली इट डू, है ना, हाउ इट फॉर्म्स, ठीक है। ऑल दोज आर mere assumptions. सर ये कुछ चेक करने के लिए चीज होती है, if there are more dimensions and more earths like parallel earths? बेटा ये सब ना थियरीज है ना, एवरीथिंग इज अ थियरी। तो उस थियरीज में दे कीप ऑन सेइंग, वन थियरी सेज दैट कि हमारी बॉडी में जैसे एटम्स हैं, है ना, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, सेम वे में वी हैव गॉट सोलर सिस्टम इज देयर वेयर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो जैसे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है दैट एक्चुअली इज एक्टिंग एज एन एटम फॉर सम अदर यूनिवर्स, और इन सोलर सिस्टम से मिलके जो हमारा मिल्की वे बना है, दैट मिल्की वे इज एक्टिंग एज अ सेल फॉर सम अदर यूनिवर्स, और मे बी यू नो देयर इज अ न्यू यूनिवर्स और न्यू वर्ल्ड इज देयर विद इन एन पर्टिकुलर एटम। हो सर ये सकता भी है हम सर सब assumption है। सब assumptions है। सर ऐसा भी है कि हमारा No यूनिवर्स एक दूसरे यूनिवर्स से है, बेबी यूनिवर्स है हमारा। बेटा देखो, कहने के लिए कुछ भी फालतू फालतू बोलते जाए ना, बट फैक्ट इज कि हमारा जो हम जो स्काई में देख रहे हैं वो हमारे मिल्की वे के स्टार्स हैं। उसके बाद जो है देन देयर आर डिफरेंट गैलेक्सीज आर देयर, उन गैलेक्सीज के अंदर क्या वो भी हमें नहीं पता, सिर्फ गैलेक्सीज को हम देख पाते हैं, ठीक है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, थिंक ऑन इट। आप जो है यू आर स्टैंडिंग, लेट्स से यू आर एन एंट, आप एक एंट हैं और आप जो है बीच पर खड़े हैं, है ना, बीच में जहां सैंड पार्टिकल्स आर देयर, और ये जो एंट हैं, दिस एंट्स आर टॉकिंग अबाउट कि ये दुनिया कैसी दिखती है, ये दुनिया एक्चुअली में कितनी बड़ी है और ये कैसी होगी और कैसी दिखती है। यू कांट मेक अ गेस, यू आर लाइक एन एंट ऑन अर्थ। अगर एंट अर्थ के बारे में पूरा पता कर लेगी तभी आप अर्थ यूनिवर्स के बारे में पता कर सकते हैं। यू आर गेटिंग, जो कंपैरिजन है वो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो सभी चीजें जो है ना जस्ट गैस वर्क है, कि जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेस्ड पर दे आर पुटिंग द बेस्ट मॉडल विच इज एक्सप्लेनिंग दिस ऑब्जर्वेशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। G इक्वल्स टू GM/r², है ना, उस पे न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। हाँ जी बोलो सर डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या होते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं बेटा जहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, देखो हमारे जो यूनिट्स हैं, SI यूनिट्स है ना, टोटल 7 SI यूनिट्स आते हैं। तो अगर उन 7 SI यूनिट में आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर जो है ना फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लेता हूँ, तो लेट्स सी हियर। फोर्स किसके इक्वल है बताओ? सर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो हमारा kg हो गया, ठीक है, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो kg है, kg आपका मास की यूनिट है, जो मीटर है वो लेंथ की यूनिट है, और सेकंड स्क्वायर है ये टाइम की यूनिट है, ठीक है। तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला इज mL T⁻²। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ओके सर।
ठीक है। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, है ना। फोर्स इज mL/T⁻²। एरिया की बात करेंगे, एरिया तो लेंथ का स्क्वायर होता है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL⁻⁻1 T⁻²। ओके सर। ठीक है। यस। कैलकुलेट जी ऑफ मून। ये तो जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्मॉल जी। सर G M कैपिटल upon सर कैपिटल M G into G कैपिटल by M बाय R R स्क्वायर, square. है ना। स्मॉल जी इज 6.67 into 10⁻⁻11। मास इज 7.4 into 10⁻22। R स्क्वायर दैट इज 1740000, है ना। यहाँ पर मिस्टेक होती है, आप किलोमीटर में ही लिखते हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट ही नहीं करते हैं। तो R स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज कमिंग एज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, डन डन। सर आपको याद था? क्या याद था? तो 1.6। हाँ, याद तो सिर्फ दो ही चीजें करनी है, एक अर्थ का और एक मून का। मून का जो है 1/6 होता है अर्थ का, अर्थ के जी के। जी ऑफ मून इज जी ऑफ अर्थ बाय 6। 1/6 of Earth. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आप अर्थ पर जो है, आप यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट इन हाई जंप, दैट इज इफ यू आर जंपिंग 2 meters हाइट ऑन अर्थ, you will be able to jump 12 meters on moon. पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर हम 12 मीटर जंप कर रहे हैं, लेकिन सर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही इतना कम है कि सर मैं पुल ही नहीं कर पाया और हम बाहर ही निकल जाए आउटर स्पेस। दोबारा बोलो, फिर से क्या कह रहे हो? पर फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर जैसे हम जंप कर रहे हैं 12 मीटर, लेकिन सर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, तो सर इसलिए हम बाहर मतलब उससे बाहर ना 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 ना, ऐसा तो ना, मून का ग्रेविटेशनल पुल इतना कम थोड़ी ना कि वो आप मून से एस्केप ही कर जाएं। अगर आप मून से एस्केप करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि आपने इस वेलोसिटी से टेक ऑफ किया कि आप वापस ही नहीं आ रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी। भाई जैसे ये अर्थ है, आपने किसी स्टोन को फेंका 1 मीटर पर सेकेंड से, तो वो ऐसे गिरेगा। आपने किसी स्टोन को फेंका 1 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो वैसे जाएगा, इस साइड पर जाएगा, है ना। बट there will be a velocity at which this stone will escape. It will never turn back. वो return ही नहीं करेगा. That is escape velocity. For Earth escape velocity is 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बस वैसे ही बताया आपको, ठीक है। अब इस एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड बेस्ट पार्ट आप बिलीव ही नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा तो। दैट बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको ऐसे फेंकें 11.3 से, या ऐसे फेंकें, या ऐसे फेंकें, या हॉरिजॉन्टली फेंकें, इट विल नेवर टर्न बैक। सर पर अगर हम हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो हम वापस ग्राउंड पे नहीं लैंड कर जाएंगे? यस सर। सर और सर हेलो माइक टेस्टिंग, वेट वेट वेट। ये आपका अर्थ है और ये आप खड़े हो, है ना। आप अगर इसको 1 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, ये ऐसे लैंड करेगा, है ना। 2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, वो ऐसे लैंड करेगा। 3 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, वो ऐसे लैंड करेगा। एक टाइम तो वो भी आएगा कि जब ये ऐसे करके बस लैंड ही नहीं करेगा, तो आपने हॉरिजॉन्टली फेंका अगर उसको 11.3 किलोमीटर पर सेकंड से, इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो सर वो पीछे घूमकर हमें भी मार सकता है कुछ टाइम में? बिल्कुल, वापस, है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
सर पत्थर पर किसी के ऊपर फेंक रहे हो तो थोड़े दिन में घूम के आपके पीछे ही आकर लगेगा वो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर लेकिन सर एयर फ्रिक्शन और एयर ड्रैग की वजह से सर ना ना उसकी ना, velocity हेलो क्या कम। कर रहे हो? छोटी छोटी चीजें तो सीख जाओ पहले। यहाँ पर वी आर नॉट कंसिडरिंग एयर फ्रिक्शन एयर ड्रैग, है ना। फिर आप कहोगे सर रास्ते में उसको बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, शिप भी होंगे, कहीं तो हिट करेगा। ना 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 ना, when I'm talking about this, we are not considering atmospheric friction at all. यस सर। ठीक है। ये क्या हो रहा है, आधे बच्चे लॉग आउट कर रहे हैं। 46 से 42 हो गए। 1 मिनट है ना, 1 मिनट। नदीम, ये 9th की अटेंडेंस एक बार फिर से पोस्ट करनी है। 3 स्टूडेंट जो है ना, दे हैव लेफ्ट। मुझे चेक करना है किसने छोड़ा है। ठीक है, सिर्फ इन 3 स्टूडेंट का पोस्ट करो ग्रुप पर, है ना। दे हैव लेफ्ट द क्लास इन बिटवीन। सर मून में कितनी होगी एस्केप वेलोसिटी? हाँ जी, सर मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? एक मिनट हो गया बेटा बस। ओके हाँ जी, एस्केप वेलोसिटी बेटा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बी एस्केप इज रूट ऑफ 2gm बाय आर, है ना। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वी एस्केप इज रूट ऑफ 2gm बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इनटू आर। आर से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है, सो दिस इज रूट ऑफ 2gr। ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यूज डाल दें तो आपको किसी की भी एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, मून का आपको रेडियस पता है, आपको जी पता है, यू पुट इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मून एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पे वीई का क्या है सर? वी सर इज तो अगर एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, हम मून की एस्केप वेलोसिटी में इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ मैं इसी फिनोमिना को आपको एक उसमें वे में बता रहा हूँ जो कि हमारे सिलेबस की बात है। ठीक है, ये हमारे पास ये अर्थ है बेटा, and then I have got moon is there। 1 minute, ये moon है। Now question is कि earth और moon because of gravitational force why they are not colliding with each other? सर may I tell? 1 minute, हाँ जी बोलो बेटा। सर दिस इज बिकॉज सर जो मून है वो सर फ्रंट मतलब सर हॉरिजॉन्टल मूव करना चाह रहा है सर, लेकिन सर अर्थ उसको ग्रेविटेशनल मतलब फोर्स से पुल कर रही है, तो इसलिए सर वो सर्कल में और कभी कोलाइड नहीं हो रही। ओके दिवेश आप बोलो। सर जब मून क्रिएट हुआ था तो फिर उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी कि वो अर्थ से दूर जा रहा था डायगोनल वे में, तो फिर अर्थ ने उसे पुल करा तो फिर एक टैंजेंट क्रिएट हुआ और फिर वो टैंजेंट हर बार क्रिएट होके एक सर्कल में एक एलिप्स में जाता है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, आप दोनों ने बिल्कुल सही बोला है। जो आपका मून है बेटा, मून हैज गॉट सर्टेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मून ऐसे जा रहा था। ठीक है, और मून के ऊपर अर्थ ने जो है ग्रेविटेशनल पुल लगाया, तो बेसिकली मून को होना तो यहाँ पर चाहिए था, बट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मून इज फॉलिंग डाउन, है ना। मून फॉल डाउन कर रहा है और फॉल डाउन करके मून कम्स हियर, मून की पोजीशन ये हो जाती है। ठीक है, अगेन मून इज ट्राइंग टू मूव अहेड। 1 मिनट, मून जो है वो सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, बट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इंस्टेड ऑफ लैंडिंग हियर मून फॉल्स लिटिल बिट एंड मून लैंड्स हियर। ठीक है, तो जो मून है वो इट मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक अराउंड द अर्थ। ठीक है,
अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अगर मैं बंद कर दूं, ठीक है, नॉट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेट्स से आई हैव स्टॉप्ड अर्थ ग्रेविटेशनल पुल बाय सम मैजिक, देन व्हाट विल हैपन इफ द मून इज हियर, अगर मून यहाँ पर था तो मून जो है वो एस्केप आउट कर जाएगा लाइक दिस। सर हाँ जी सर मून पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लग रहा है। बेटा दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर, है ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दिस इज व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज। ओके सर तो फिर मून भी तो ट्रैक करेगा अर्थ को, और उसका मास की वजह से वो ट्रैक नहीं हो रहा है। नहीं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तभी तो फोर्स लग रहा है। सर तो फिर मून सर तो अर्थ क्यों नहीं मूव कर रहा मून के पास? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। ही इज आस्किंग कि सर मून का तो ठीक है, अर्थ जो है वो मून की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा। पहली बात तो मून का मास जो है वो कम है, बट इतना कम नहीं है कि अर्थ जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट ना करे, ठीक है। अगर हम रेशियो देखेंगे नेचुरल सैटेलाइट प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट के साथ रेशियो, तो अर्थ और मून की रेशियो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। किसी और प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट इतनी बड़ी नहीं है उसके साइज के प्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पर एक्चुअली में अर्थ ऑल्सो मूव्स टुवर्ड्स द मून, ठीक है। और होता क्या है कि अगर ये साइज बेटा दोनों का सेम है तो दोनों जो है एक दूसरे के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करेंगे। एग्रीड ऑन दिस? दोनों एक दूसरे के साथ अराउंड रिवॉल्व करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर साइज मैंने ये बड़ा कर दिया, ठीक है, तो अभी भी दोनों एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट दे विल रिवॉल्व अराउंड दिस पॉइंट। वो इस पॉइंट के अराउंड एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, जबकि अर्थ का सेंटर ये है। तो द पॉइंट अराउंड विच मून एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड ईच अदर, है ना, जो मून है वो भी इस पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है बेटा। मून ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इस पॉइंट के अराउंड, और अर्थ जो है वो ऐसे रिवॉल्व कर रही है इस पॉइंट के अराउंड। दिस पॉइंट अराउंड विच दे रिवॉल्व इज कॉल्ड barycenter, ठीक है। इट्स अ गुड पॉइंट। अर्थ आल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय द मून मास। Excuse me, sir. हाँ जी Sir, can you please explain barycenter once again? सर मतलब कि वो अब बीच में अट्रैक्ट हो रहा था अगर सेम मास था, पर वो उसका अर्थ का मास बड़ा हो गया इसलिए वो अर्थ के किसी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। Sir, I अगर didn't देखो बेटा, understand the escape velocity topic. आई विल टेल यू एस्केप वेलोसिटी ना। ये मान लो ये आपका मून है और ये अर्थ है, अगर दोनों का मास सेम होता, दोनों इस पॉइंट के अराउंड जो है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते, बोथ आर रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है दैट इज अल्फा सेंचुरी इज देयर। सो अल्फा सेंचुरी में 2 stars are there. These 2 stars are revolving around each other, and then one more Proxima Centauri is there, है ना। उसमें क्या है कि 2 स्टार ऐसे हैं, ये एक दूसरे के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, देन वन मोर स्टार इज देयर एंड दिस फुल सिस्टम इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। ये एक दूसरे के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ और मून के केस में अगर इक्वल मास होता तो एक सेंटर पॉइंट के अराउंड वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते। अगर अर्थ का मास आप बढ़ा देंगे तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा अर्थ के पास। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा हो गया है। इस मास को और बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर अर्थ का मास आपने और बढ़ा दिया जो प्रेजेंट केस में है, तो जो पॉइंट है जिसके अराउंड वो लोग रिवॉल्व करेंगे, दैट पॉइंट विल बी दिस। सो दैट्स द पॉइंट अराउंड विच मून एंड अर्थ रिवॉल्व, दैट लाइज इनसाइड द अर्थ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज barycenter। हाँ जी बेटा। सर अगर ये सेंटर में आ गया तो? ये सेंटर में आ ही नहीं सकता ना। सेंटर में कब आएगा? जब अर्थ का मास इज वेरी हाई एंड मून मास इज वेरी वेरी लो, ठीक है। तो सेंटर में आएगा तो क्या होगा, बस ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और ये जो है ये फिक्स्ड हो गया, फिर दिस इज नॉट रिवॉल्विंग। सन बन जाएगा।
सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग विद अदर प्लैनेट्स ना भाई। me, बाकी sir. जो प्लैनेट्स हैं देखो मैं बताता हूँ, अर्थ के केस में अर्थ ये है और ये मून है ना। दूसरे प्लैनेट के केस में ये प्लैनेट है और ये उनकी सैटेलाइट है। आप समझते हैं? Yes, sir. अर्थ और मून जो है दे रिवॉल्व अराउंड दिस पॉइंट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अदर प्लैनेट्स तो वहां पर जो है रेशियो जो है दैट इज टू हाई है ना, तो हार्डली एनी इफेक्ट इज देयर। Excuse me, sir. हाँ जी सर ये सर इसके से ही मतलब सन के अराउंड भी प्लैनेट शो करता है, मतलब इस उससे ही कि बिकॉज मतलब दोनों मतलब एक सेंटर पॉइंट से उससे, क्योंकि वो सन के पास होता है। हाँ बेटा, सन जो है ना वो इज टू बिग कंसिडरिंग टू द प्लैनेट साइज। अगर ये आपका सन है तो ये आपका अर्थ है, आप समझते हैं? तो देयर इज नो कंपैरिजन, इसीलिए जो है सन जो है इज नॉट, मतलब देयर इज नो समथिंग लाइक बैरी सेंटर इन दिस केस, है ना। बैरी सेंटर टाइप का कोई चीज कब एग्जिस्ट करेगा? जब प्लैनेट एंड सैटेलाइट इनके मास की रेशियो जो है वो मतलब दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट है ना, मतलब वो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मतलब सर ऐसा तो कभी ना कभी होगा कि सर सारे 8 प्लैनेट्स एक लाइन में आ गए और वो सर सन को पुल कर रहे हैं, तो सर फिर सन इतना इफेक्ट क्यों नहीं होगा? तब इतना होता क्यों नहीं? बेटा, एक हाथी को चींटियां जो है वो पुल कर रही हैं 10 डायरेक्शन से, और वो 10 की 10 चींटियां एक लाइन में आ गई तो क्या होगा? हाथी धराशायी हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन था सर, दो प्लैनेट्स कभी ना कभी एक दूसरे के सबसे पास आते हैं, तो फिर वो दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं कर जाते? ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स में डिस्टेंस मैटर्स अ लॉट, है ना। आपको जो पिक्चर दिखाई जाती है वो पिक्चर क्या दिखाई जाती है कि ये सन है और ये आपके 3 प्लैनेट्स हैं, है ना। ऐसे करके पिक्चर दिखाई जाती है। फिर उसके बाद ये 4 प्लैनेट्स हैं, फिर ये जुपिटर है, ऐसे ये पिक्चर दिखाई जाती है। एक्चुअल पिक्चर जो है वो ये है कि ये आपका सन है और ये आपका मरकरी है, ये आपका वीनस है, ये आपका मार्स है ना। जो डिस्टेंस है दैट इज वे टू मच। सन का मास, एक मिनट, सन का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट है प्लैनेट्स पर। बट विद इन प्लैनेट्स मास इज वे टू लेस टू हैव अ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। बट स्टिल देयर इज सम ग्रेविटेशनल पुल इज देयर, है ना। जुपिटर का मास थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली ज्यादा है तो उसका थोड़ा सा पुल है, ठीक है। जुपिटर जो है उसकी प्रेजेंस भी जो है वो टाइड को अफेक्ट करती है, जो हमारी हाई टाइड लो टाइड होती है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल पुल है इट रिड्यूसेस एक्सपोनेंशियली विद द डिस्टेंस, बट इट नेवर बिकम्स जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट ईयर पे भी दूरी पर है तो मे बी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी देयर, बट दैट सम फोर्स विल बी देयर, ठीक है। हाँ जी बोलो। सन रोज इतनी एनर्जी सर प्रोवाइड करता है लाइट की फॉर्म में सर, वो कंबस्ट किसी ना कभी तो होगा ना, तो सर फिर वो ब्लैक होल बनेगा। बेटा सन जो है वो 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और वो नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स के लिए और उसकी लाइफ है ना। और उसके बाद जो है सन जो है वो आपका एक्सपेंड करेगा, दैट इट विल बिकम अ रेड स्टार एंड देन इट विल बिकम व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। इट विल डाई डाउन। सर गैलेक्सीज भी करते हैं ना एक दूसरे को अट्रैक्ट? गैलेक्सीज दे कोलाइड आल्सो विद ईच अदर। सर ये है ना कि हमारी गैलेक्सी कोलाइड कर जाएगी 4 बिलियन ईयर्स में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वो कह रहे हैं एंड्रोमेडा के साथ। Yes, sir. देखो फिर वो फालतू की बातें है ना, सब अपनी अपनी Excuse me, sir. निकालते हैं। आप बात कर रहे हैं 4 बिलियन ईयर्स के बाद ही होगा, उनकी छोड़ो। मैं आपको बता रहा हूँ 200 साल के बाद जो है ना अर्थ पे जो है सुपर वोल्केनिक इरप्शन होगा, अर्थ विल एक्सप्लोड, इट विल डिवाइड इनटू 10 पार्ट्स। सर ऐसे तो मत बोलो। क्यों, आपको क्या फर्क पड़ रहा है भाई? 200 ईयर्स के बाद क्या होगा किसको पता है, और होगा तो होगा, ठीक है। यू एंड मी आर नॉट देयर टू वेरीफाई इट, एंड व्हाई टू टॉक अबाउट आफ्टर 4 बिलियन ईयर्स? What's going to happen after 4 billion years?
कम ऑन है ना, दैट शुड नॉट बी ऑफ एनी इंटरेस्ट. ठीक है. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर जैसे प्लैनेट्स है, क्या वो राउंड इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना मास जो ग्रेविटी है वो सारी तरफ से खींच रही है और सारी तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है? हाँ जी, वेरी इंप्रेसिव क्वेश्चन है ना. जो प्लेनेटरी बॉडी है, ठीक है, जिनका एक सिग्निफिकेंट मास होता है ना, सब्सटेंशियल मास sufficient enough such that because of their own gravitational pull they take spherical shape. ठीक है. So those are the one which are considered as planets, है ना. सन के अराउंड जो है कौन रिवॉल्व कर रहा है? सन के अराउंड जो है, there are asteroids are there are planets are there which are revolving. How we are making out कि ये planet है और ये asteroid है? भाई किसने ये स्पेसिफाई किया? तो उस केस में भी से कि भाई अगर बॉडी जो है बिकॉज ऑफ इट्स सच बिग मास दैट बिकॉज ऑफ इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स इट हैज टेकन द स्फेरिकल शेप, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज प्लैनेट. ठीक है. ओके. कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, सैटेलाइट्स के लिए भी ऐसा बोलते हैं, बट जो आपका मार्स की सैटेलाइट है ना, दे आर नॉट स्फेरिकल इन शेप. ठीक है. सो ठीक है, अभी astronauts है ना, whatever they decide we have to accept that. सर स्टार्स रोटेट क्यों नहीं करते? प्लैनेट तो करते हैं पर स्टार क्यों नहीं करते? क्या नहीं करते? रोटेट यस सर. नहीं करते हैं. सन ऑल्सो रोटेट, सन भी रोटेट करता है. सर पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड रोटेट कर रिवॉल्व करता है. हाँ, सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे. स्टार रोटेट करते हैं ना? हाँ जी, स्टार रोटेट करते हैं. ओके सर. ठीक है जी, डन. आप लोग ग्रेविटेशन के साथ साथ सन सोलर है सिस्टम tilted पढ़ना अपने शुरू कर axis दिया है. पे. हाँ जी. सर सन है टिल्टेड अपने एक्सिस पर. नहीं, सन टिल्टेड नहीं है बेटा, है ना. बट सन की रोटेशन की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड ट्विस्ट होती हैं और उसकी वजह से देन सोलर फ्लेयर्स आर जनरेटेड. सर एक बार वो एस्केप वेलोसिटी वाला दिखा दूं? एस्केप वेलोसिटी? सर बस एक स्क्रीनशॉट. नहीं, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, ये फॉर्मूला था. ठीक है. यस सर, हो गया. एस्केप वेलोसिटी क्या है कि किस स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंका जाए कि वो वापस रिटर्न करके ही ना आए, है ना. दैट इज द एस्केप वेलोसिटी. सर एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमारे 9th क्लास में? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे. तो चैट बॉक्स में नहीं, 1 मिनट. If Earth's weight is 100 times the moon weight and Earth's radius is twice the moon's diameter, find the acceleration due to moon's gravity. Moon का आपको g find करना है ना. Let's not take this as moon, है ना. If Earth's weight is 100 times the moon weight, है ना. moon एक नया सैटेलाइट है ना, तो moon से आप कंफ्यूज ना हो. Find the acceleration due to moon's gravity.
In case if you have any doubts related to Socrates, you can send message to Nadeem Bhaiya. And if you want to book a individual session for maths, then again send a message to Nadeem Bhaiya. Sir, we can only ask for a doubt session for maths. Time being only for maths. Otherwise आप doubts मुझे directly forward कर सकते हैं ना. I keep on receiving somewhere around 50 to 150 doubts every day. ठीक है. कुछ students हैं, they send regularly. Those are not sending. In fact, you can at any time, even at night 11 o'clock, you are doing a question नहीं solve हो रहा है, just take a pic and send it to me. I'll send the solution immediately. Excuse me, sir. हाँ जी. सर एक रैंडम क्वेश्चन है साइंस का, इस चैप्टर का नहीं है. हाँ बोलो. सर वॉल से फेज करना पॉसिबल मतलब हो सकता है अगर हम इतनी हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें तो. दोबारा बोलो. वॉल. सर वॉल के मतलब फेज करना पॉसिबल है अगर हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें कोई बॉडी पार्ट तो. बेटा पूरा क्वेश्चन रिपीट मत करो, मुझे ये बताओ बस वॉल को क्या करना पॉसिबल बोल रहे हो आप. तो फेज. हाँ जी. फेज. यस सर, मतलब सीधा पास कर जाना क्लीन थ्रू वॉल के थ्रू. हाँ तो वॉल के थ्रू साउंड पास करती है. नहीं सर, ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें. नहीं मैं समझ नहीं आ रहा हूँ उसको कैसे क्या यूज करना चाह रहे हैं आप उसको, मतलब वॉल को. सर जैसे साउंड वॉल के थ्रू पास कर जाती है ना. हाँ. तो वैसे ही सर ह्यूमन बीइंग्स वॉल के थ्रू पास कर सकते हैं मतलब क्लीन. अच्छा, ह्यूमंस कैन पास थ्रू द वॉल. ओके ओके ओके. बेटा एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मास. टू प्रॉपर्टीज आर देयर है ना. हर चीज की दो प्रॉपर्टी होती हैं. एक होती है मास लाइक प्रॉपर्टी और एक होती है वेव लाइक प्रॉपर्टी ना. ड्यूअल प्रॉपर्टीज आर देयर. तो अगर आपका मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, इनफैक्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी मास है, दे शो 99.9% मास लाइक प्रॉपर्टी एंड वेरी लेस ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टी. ठीक है. तो ह्यूमंस का मास इज टू हाई टू बिहेव एज अ वेव. हम वेव की तरह बिहेव करते हैं बट दैट इज 0.0000001% वेव लाइक बिहेवियर वी शो. ठीक है. वी कैन नॉट पास थ्रू द वॉल. अगर हम वेव बन जाए टोटल तो देन वी कैन पास थ्रू द वॉल बट वी आर नॉट वेव. ओके सर. ठीक है. यस सर. Sound chapter I am going to start with class 8 है ना. You all will be invited to attend it. I'll post it on the group. ठीक है. Excuse me sir. Can you tell me एक opera singer जो है वो वाइन ग्लास को कैसे ब्रेक कर देती है? सर जो वो गाना गाते हैं सर उसकी फ्रीक्वेंसी पूरे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है. Yes sir. यस सर. क्या क्या जो वो गाना गाती है सर उसकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी अलग होती है सराउंडिंग्स तो ज्यादा होती है सर ग्लास से. सर बहुत ज्यादा होती है तो सर वो ग्लास वाइब्रेट करने लग जाता है. और सर क्योंकि वो सर सॉलिड है तो सर मतलब सर ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो सर वो तो वो ब्रेक हो जाता है. यस सर. क्या कहने का मतलब? देखो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो हाई पिच साउंड होती है सर. हायर सर है ना. ना 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 भाई एक मिनट. हाई आप कह रहे हैं बिकॉज ओपेरा सिंगर की पिच हाई होती है, यही कह रहे हैं ना आप? यस सर. सर अब अगर मैं कह रहा हूँ कि सुन लो अभी मेरी बात है ना. हाई पिच, ठीक है. हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाई पिच साउंड. हाई पिच में जैसे कि एग्जांपल इज विसल. और विसल में आप एग्जांपल लेंगे तो मेरे ख्याल से ट्रेन की जो विसल है उससे तेज तो नहीं बोलती है ना ओपेरा सिंगर. अब ट्रेन के बिल्कुल पास में अगर मैं ग्लास ले आऊं तो आप क्या कह रहे हैं, ग्लास टूट जाएगा वो? नहीं सर नहीं टूटेगा. तो फिर ओपेरा सिंगर तोड़ देती है, ट्रेन की विसल नहीं तोड़ पा रही है. सर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है. डिफरेंट होती है मतलब? सर ट्रेन की विसल में एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है. तो और अच्छा है भाई. अगर एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए तो आप फिर एक नॉर्मल विसल ले लें, सीटी ले लें. टी करके जो सीटी होती है उससे टूट जाएगा क्या ये ग्लास? टोन और पिच मतलब टोन अलग होती है मतलब.
फोन सर हैवी वर्ड्स उठाए जाओ और देन थ्रो इट इन द मार्केट, है ना। हो सकता है कोई वर्ड तो हिट कर जाए और सर के वाह वेरी गुड, है ना, दैट्स अ गुड वे भाई, have that thing, है ना। Don't just speak anything if you are not having 1% confidence or knowledge on this, discuss it, but ऐसे randomly कुछ चीजें थ्रो मत करो। श्रीनभ ने देखो यहाँ पर साइलेंटली एक वर्ड मेरे को मैसेज किया है, एंड दैट इज द राइट आंसर, है ना। ही हैज रिटन डाउन रेजोनेंस, ठीक है। हर बॉडी जो है ना, एवरीथिंग हैज गॉट अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर आप बेटा एक स्केल लेंगे, स्केल को अगर आप टेबल पर हिट करते हैं तो स्केल क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और उस स्केल को, लेट्स से दैट स्केल इज वाइब्रेटिंग एट 500 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब स्केल की फ्रीक्वेंसी हो गई 500 हर्ट्ज। अगर मैंने उस स्केल को बहुत तेज हिट किया तो वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा या कम तेज वाइब्रेट करेगा? ज्यादा वाइब्रेट करेगा। नहीं, that scale will still vibrate at 500 times per second. Only thing is its amplitude will increase. पहले जो स्केल है बेटा वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, ऐसे और ऐसे, और जब बहुत तेज हिट करेंगे तो स्केल जो है वो ऐसे और ऐसे वाइब्रेट करेगा। स्केल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है, बट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस विल बी 500 टाइम्स पर सेकेंड। आप चाहे धीरे हिट करें या तेज हिट करें या बहुत तेज हिट करें, वो हर बार 500 टाइम्स पर सेकेंड ही वाइब्रेट करेगा। उसको आप सीमेंट फ्लोर पर हिट करें, वुडन फ्लोर पर हिट करें, अपने हैंड पर हिट करें, its vibration will be same. That is, everything has got a natural frequency. हर किसी की एक natural frequency होती है, ठीक है। सेम वे में ग्लास की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आप इस वाइन के ग्लास को टन करेंगे, आवाज आती है ना आपके कान में टन करके, है ना। तेज हिट करेंगे तो आवाज एग्जैक्टली वही होगी, सिर्फ एम्पलीट्यूड उसका चेंज हो जाएगा, टन ऐसी आवाज आएगी, है ना। इट विल नॉट बिकम डन टिन, ऐसे फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी वही होगी। तो वाइन ग्लास की फ्रीक्वेंसी समवेयर अराउंड 3500 टाइम्स पर सेकेंड। तो ओपरा सिंगर क्या करती है, शी स्टार्ट्स रेजिंग हर फ्रीक्वेंसी, है ना। शी गोज ये फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो रही है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे यू कैन मेक आउट कि वाइन ग्लास ने उसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है ना। वो वाइब्रेशन मतलब अगर रेजोनेंस सेम फ्रीक्वेंसी अगर आप इस पर हिट करेंगे तो इसका जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा ना। झूला होता है ना, झूला स्विंग कर रहा है 5 टाइम्स पर सेकेंड, और आप भी अगर हैंड से 5 टाइम्स पर सेकेंड कर रहे हैं तो झूले का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो सेम भी अगर आप इसको हिट करेंगे विद 3500 हर्ट्ज, तो ये जो है दिस ग्लास विल ऑसिलेट, ये ग्लास ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा बेटा, और उसी फ्रीक्वेंसी पर रखेंगे तो उसका वाइब्रेशन इतना तेज हो जाएगा देन इट विल ब्रेक डाउन। तो टू थिंग्स आर देयर, ओपरा फर्स्ट इट फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो अपनी वॉइस उस पिच तक लेकर आती है, और फिर उस पर्टिकुलर पिच और फ्रीक्वेंसी पर शी रेजेस द वॉल्यूम, तो वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देती है, और उस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड पर देन वाइन ग्लास विल ब्रेक। ऐसा नहीं है कि उस साउंड वाले हॉल चैप्टर में दिखाया था ये। हाँ जी, ऐसा नहीं है उस हॉल के सारे ग्लास ब्रेक होना शुरू कर जाएंगे, नहीं, उस हॉल के सारे वाइन ग्लास वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। चलो जी, विल टेक दैट इन साउंड चैप्टर, है ना। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन जॉइन, आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप। आपके सिलेबस से कैंसिल हो गया लेकिन, है ना। एक मिनट आप इसको देख लेते हैं पहले, है ना। इफ अर्थ्स वेट इज 100 टाइम्स द मून वेट, अर्थ्स रेडियस इज ट्वाइस ऑफ मून्स रेडियस। तो हमारे पास पता है कि gm/r² ये अर्थ का होता है, और अर्थ के केस में ये वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। इन केस ऑफ मून का जो g है दैट विल बी कैपिटल G, ये तो कांस्टेंट है, अपॉन मून मास अपॉन मून रेडियस का स्क्वायर, है ना। मून का मास तो नहीं पता, बट ये पता है कि ये अर्थ के मास का 100 टाइम नहीं, अर्थ के मास का 1/100 टाइम्स है ना। अर्थ मास इज 100 टाइम्स ऑफ मून मास है, ठीक है।
और जो रेडियस है दैट इज अर्थ रेडियस इज ट्वाइस द मून डायामीटर। समझिए इस चीज को, ठीक है। तो जो मून का रेडियस है, अर्थ रेडियस इज 2 टाइम्स ऑफ मून का डायामीटर। तो जो मून का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का 1/4 है। तो दैट विल बी r/4 का स्क्वायर, है ना। सो दिस थिंग विल बी 16/100 into gm/r square, but gm/r square जो है वो आपका g के इक्वल है, so into g। ठीक है, so my answer is 9.81/6 meter per second square। 1.6 सर तो सर मून की एक्सेलरेशन वही रहेगी। दोबारा बोलो सर, ये मून की एक्चुअल ये फिगर आई डोंट हैव टू चेक, है ना, शायद एक्चुअल फिगर्स हो। सर क्योंकि सर पहले वाले में भी सर आपने बोला था 1/6 होती है मून की। नहीं वो तो फिक्स्ड है ना, मून का एक्सेलरेशन इज 1/6। अब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मून का मास एक्चुअली में 1/100 टाइम ऑफ अर्थ मास है या नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ Excuse जी, me, sir. सर मैं एंड ऑफ द क्लास में सर 2 मैथ्स के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ डाउट है बिल्कुल सर। बिल्कुल, Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, can you please explain this question once again? ये वाला, ओके Yes. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ जी बोलो बोलो। सर आज के जितने भी सर ये आपने क्वेश्चंस करवाए सर, आप इसका एक पीडीएफ भेज दोगे जैसे आप कभी कभी भेजते हो? बेटा इसकी पीडीएफ नहीं भेज सकता ना, ये पीपीटीज हैं, ये खूब सारी पीपीटीज हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसकी पीडीएफ जो दैट फाइल वोंट बी ऑफ यूज, है ना। ये देख रहे हैं, these are too many PPTs are there। ठीक है, I'll post the recording, क्योंकि इसमें ना कई सारी बहुत सारी irrelevant PPTs भी है ना, आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है, let's take that question again। ओके तो बेटा अर्थ का जो g है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू gm/r²। ठीक है, दिस इज अर्थ मास एंड अर्थ रेडियस। ये कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं, तो हमने दिमाग खपची ऑलरेडी की हुई है ना। और ये जो वैल्यू है हमारी, दिस इज कमिंग एज 9.81। ये वाला पार्ट क्लियर है आपको बेटा? Yes. ओके है ना, कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो प्लीज, है ना, डू आस्क। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, मून का मास। मून मास, अर्थ का जो मास है, अर्थ मास इज 100 टाइम्स ऑफ मून मास। तो मून का मास कितना हो गया बेटा, m/100। Yes, sir. Earth's radius is twice of moon's dia. So Earth's radius is 2 times of 2r dash. तो मून का रेडियस कितना हो गया, Sir, r/4। r/4. अब मून का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, दैट इज g इंटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ Yes, पर sir. मून का मास जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बाय 100 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ बाय 4 का स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, सो दिस 100 विल कम इन डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं ना, तो ये वाला डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16 और 100 इज कमिंग डाउन बिलो। और यहाँ बचा क्या हमारे पास, gm/r²। बट gm/r² वो वैल्यू तो हमें निकाली हुई है, वो यहाँ डाल दें आप, है ना। सो दिस इज इक्वल टू Okay, sir. 16/100 into 9.81। Okay, sir. Okay, good।
Okay. Chalo, we are taking 5 minutes break and then we will do variation of G. ठीक है, क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे. आई विल टेक वेट एंड मास ऑल्सो, है ना. तो वेरिएशन ऑफ जी लेंगे पहले कि ये जो जी है ये 9.81 नहीं है एग्जैक्टली हर जगह पर, है ना. इट वेरीज. तो ये कैसे वेरी करता है उसको देखेंगे एक बार, और उसके बाद देन विल डिस्कस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. ठीक है, 5 minutes break is there. So 8:41 will resume. Excuse me, sir. No, excuse me, है ना, after 5 minutes break.
हाँ जी, रेडी एवरीवन? Yes, sir. Sir, I was having a doubt. हाँ जी बोलो। सर अगर हम सर स्पीड वैरी होएगी तो सर एक्सेलरेशन जो सर ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी चेंज होगा। स्पीड किसकी वेरी होगी अगर? तो जैसे सर सर हमने सर बात की थी जो अर्थ का जो स्पीड है वो सर चेंज हो रही है सर। कौन सी चेंज हो रही है? अर्थ की कौन सी स्पीड? भाई बहुत सारी स्पीड है अर्थ की तो। मतलब सर रोटेशन। जो यस सर है। हाँ एक बार देख लेते हैं ना इस चीज को, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है। नंबर 1। हाँ जी बोलो। सर आज आप सर जो मैंने आपको डाउट भेजा सर नॉर्मल रिएक्शन का, सर आप आज कराओगे या फिर कभी और? आज देख लेंगे। ओके। रीजंस फॉर जी वेरिएशन, ठीक है। जी हमारा वेरी करता है अर्थ पे ना, जी कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है हर जगह पर जी 9.81 है, इट विल वेरी, ठीक है। वो वेरिएशन का जो नंबर 1 फैक्टर है दैट इज शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप कैसी है? सर ओवल। स्फेरिकल। नॉट स्फेरिकल है ना, इट इज स्लाइटली ओवल इज देयर, ठीक है। वो ओवल किस एंगल में है कि आपका जो पोल्स है वो थोड़े से पिच किए हुए ना, ऑरेंज लाइक शेप इज देयर अर्थ की, ठीक है। तो पूरा सर्कल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिस इज स्लाइटली डेप्थ, ठीक है। तो उस वजह से जो है आपका ये जो है दिस इज योर आर ऑफ पोल, दिस इज योर रेडियस ऑफ इक्वेटर। यहाँ पर कौन सा ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ इक्वेटर या रेडियस ऑफ पोल? रेडियस ऑफ इक्वेटर। रेडियस ऑफ इक्वेटर। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस ऑफ पोल। तो अगर ज्यादा रेडियस है मींस ज्यादा डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मासेस, और अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मासेस अगर ज्यादा है तो आपका जो जी है, ठीक है, जो आपका फोर्स है फोर्स आपका कम हो जाएगा और जी जो है दैट विल रिड्यूस, ठीक है। जो आपका जी है बेटा, जी इज Gm/r²। पोल पर ये जो r है ये कम होता है, इक्वेटर पर ये r ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए जो g है वो पोल पर ज्यादा है और इक्वेटर पर कम है। भाई ज्यादा डिस्टेंस होगा तो g उतना कम हो जाएगा आपका, isn't it? So due to shape of earth you will say r at pole is less, therefore g at pole is more. R at equator is less, therefore g at equator is सर मोर। sorry more. Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, can you explain this again? कि support by its gravity. बेटा एक चीज बताओ मुझे, ठीक है। ये अर्थ का मास है और ये आप 10 किलोमीटर दूर खड़े हो और यहाँ पर आप 9 किलोमीटर दूर खड़े हो। किस केस में ज्यादा फोर्स लगेगा आपके ऊपर, 9 वाले में या 10 वाले में? Sir, 9. 9 वाले में ज्यादा फोर्स 9 लगेगा वाले में। क्योंकि आप ज्यादा पास हो, और ज्यादा फोर्स का मतलब है ज्यादा एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका। भाई ज्यादा फोर्स Yes. ज्यादा एक्सीलरेशन, तो Yes, ये sir. आपका अर्थ की शेप है और ये आपका पोल है और ये आपका इक्वेटर है। तो पोल पर जो है आप अर्थ के सेंटर ऑफ मास के ज्यादा क्लोज हैं, तो पोल पर आप पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, पोल पर आपका जी जो है वो ज्यादा है। ओके सर। Okay. ठीक है। अगर कोई हाई जंप कर रहा है ना, तो वो हाई जंपर की जो परफॉर्मेंस है वो इक्वेटर पर जो है वो बेस्ट होगी और पोल्स पर वो वर्स्ट होगी, क्योंकि पोल्स पर जो जी है वो ज्यादा होता है। सर मतलब क्या कि वो ज्यादा मतलब फोर्स से गिरे नीचे हाँ आए जी सर पोल्स पे बेटा, वो
एक मिनट, जो आपका जी बोलते हैं ना 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एवरेज, ये एवरेज जी है, एवरेज जी, ठीक है। अदरवाइज जी एट इक्वेटर, जो जी आपका इक्वेटर पे है दैट इज 9.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी एट पोल इज 9.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना डिफरेंस है जी का। सर ये डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ सिंपल समझ जाओ कि शेप ऑफ अर्थ की वजह से पोल पर आप अर्थ के सेंटर के ज्यादा क्लोज है और इसलिए वहां पर जी जो है वो ज्यादा है, इक्वेटर पर जी कम है। हाँ जी बेटा बोलो। सर अगर कैसे भी करके हमने अर्थ में एक डिग आउट करके एक पोल बना दिया, आई टेल यू, है ना, अर्थ में डिग आउट करके पोल बना दिया। सर अर्थ में अर्थ के सेंटर से थोड़ा सा दूर होल बनाया, हाँ। और वो जो सारा वो जो निकला है मास सर उसको कहीं और रख दिया एक पर्टिकुलर जगह पे जो अर्थ से दूर है, तो सर कहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा? बेटा जहाँ मास होगा वहां ज्यादा फोर्स लगेगा। सर तो अगर डिग आउट करेंगे तो फिर मास कम नहीं हो जाएगा? हाँ, तो डिग आउट करके आपने जहां पर मास रखा है वहां पर ज्यादा फोर्स है, डिग आउट जहां किया वहां पर कम फोर्स लगेगा। ओके सर। सर एक बार 1 मिनट के लिए दिखा दो सर ऊपर। ओके एक्सक्यूज मी सर। बेटा यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आपका ये आता है कि जी जो है वो ज्यादा कहाँ पर होगा, पोल पर या इक्वेटर पर, तो आप बोलेंगे जी पोल पर ज्यादा होगा। हाँ जी बोलो बेटा। सर लेकिन अगर अर्थ सेंटर से ग्रेविटी कर रहा है तो फिर वो तो स्पेयर ही हो जाना चाहिए, तो फिर डिस्टेंस तो इक्वल ही होना चाहिए सारी साइड पे। सारी साइड्स पर डिस्टेंस इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो जो रोटेशन है तो उसमें सेंटर पे जो है वो बल्ज आउट हो गई है और पोल पर जो है वो डिप इन है अर्थ, है ना। फुटबॉल है ना, फुटबॉल, फुटबॉल राउंड होती है अगर वो रुकी हुई है। फुटबॉल को अगर आप रोटेट करेंगे तो उसकी शेप भी जो है ना एलिप्सॉइड जैसी हो जाएगी। एलिप्सॉइड मतलब ऊपर से हल्का सा वो पिचक जाएगी और सेंटर से वो थोड़ा आउटवर्ड कर्व आउट हो जाएगी। यस सर, जब बहुत तेज हो जाता है। हाँ जी, है ना। सेम इज हैपनिंग विद अर्थ। अर्थ का आप रोटेशन रोक दें, अर्थ जो है परफेक्ट स्फीयर बन जाएगी वापस। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। सेकेंड इज चेंज इज ड्यू टू ऑल्टीट्यूड। भाई ऑल्टीट्यूड का मतलब है अगर आप माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट पर आप 8 किलोमीटर ज्यादा हाइट पर है। ज्यादा हाइट पर है तो मीन्स आप सेंटर ऑफ मास से ज्यादा दूर है, और सेंटर ऑफ मास से अगर ज्यादा दूर है तो आपका जी जो है वो लेस होगा, ठीक है। सो मोर हाइट लेस जी, तो जी इन डेली, जी इन डेली is more than सर बस बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता होगा ना। शिमला, very very minute. Number 3 is latitude. अब ये समझने वाला बात है, लैटिट्यूड वाली बात है ना, ये समझें लैटिट्यूड से क्यों चेंज आ रहा है ना। अगर बेटा मैं आपको मैरी गो राउंड की बात करूं, ठीक है, ये मैरी गो राउंड है। अगर ये मैरी गो राउंड बेटा इट्स रोटेटिंग लाइक दिस और आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, विदाउट एनी होल्डिंग, किसी भी चीज को होल्ड नहीं किया है, व्हाट विल हैपन? सर हम पीछे की मतलब जिस तरफ एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल फोर्स और आप बाहर की तरफ यू विल बी थ्रोन आउट, यस है ना। अगर यहाँ पर एक चींटी है तो उसका क्या होगा, दिस चींटी विल बी थ्रोन आउट, है ना। यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दोस्त, अगर ये तेज मूव कर रहा है दिस विल बी थ्रोन आउट। यहाँ पर अगर एक स्टोन पीस रखा है इट विल बी थ्रोन आउट। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। यस। तो ये जो मैरी गो राउंड है, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे एक शेल बना दिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये है तो अभी भी मैरी गो राउंड, है ना। नाउ दिस हैज बिकम लाइक अ, दिस इज योर एक्सिस इज देयर, ये अर्थ है। अर्थ जब रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ जब रोटेट कर रही है तो
आप जो है नेचुरली यू आर टेंडिंग टू बी थ्रोन आउट, बट यू आर नॉट गेटिंग थ्रोन आउट. व्हाई? बिकॉज देयर इज एन इक्वल एंड नॉट इक्वल बट देयर इज एन अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन यू. वो अपोजिट फोर्स कौन सा है? वो अपोजिट फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से आप अटके हुए हो. ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मैं सेंटर पे बात करूं, सेंटर पे अगर आप खड़े हैं मैरी गो राउंड के, यू विल नॉट बी थ्रोन आउट, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो आउटवर्ड फोर्स है, वो 0 है. तो पोल पर देयर इज नो फोर्स विच इज थ्रोइंग यू आउट, है ना. देयर इज ओनली अ फोर्स विच इज होल्डिंग यू. तो फोर्स जो आपका G है वो पोल पर ज्यादा है. इन केस ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के केस में एक फोर्स है जो आपको बाहर की तरफ थ्रो कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स है जो आपको अंदर की तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका एक्सेलरेशन देगा और वो आपका G कहलाएगा, है ना. सो एट इक्वेटर द G इज स्लाइटली लेस because the centripetal force is is basically cancelling the gravitational force. In fact ये जो cancellation है that is so much कि अगर अर्थ जो है अपनी रोटेशनल स्पीड से 17 टाइम्स ज्यादा तेज रोटेट करना शुरू कर देगी, है ना, तो दिस फोर्सेस विल बिकम इक्वल. आप जो है फिर हवा में फ्लोट करना शुरू कर देंगे. और अर्थ ने अगर थोड़ी और स्पीड अपनी बढ़ाई तो everything on the earth surface will be thrown out. ठीक है. So 17 times अगर अर्थ की रोटेशनल स्पीड इंक्रीज होगी, then the balance will be there between the gravitational force and the centripetal force. Something like कि यहाँ पर एक च्युइंगम चिपकी पड़ी है. अब वो जो च्युइंगम है, अगर आप रोटेट कर रहे हैं मैरी गो राउंड को, वो च्युइंगम जो है वहां से नहीं हटेगी. बट अगर आपने बहुत सुपर तेज रोटेट किया, this chewing-gum will also be thrown out, है ना. Same thing is happening in case of earth. पोल पर जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 0 होगा और एट इक्वेटर इट विल बी मैक्सिमम. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बोलो. सर जैसे मूवीज में भी कभी कभार दिखाया जाता है कि जब एरोप्लेन गिर रहा होता है तो फिर अंदर के लोग फ्लोट करना शुरू कर जाते हैं, क्या वो इसकी वजह से होता है? नहीं, जब एरोप्लेन गिर रहा होता है तो आप भी गिर रहे हैं, एरोप्लेन भी गिर रहे हैं, है ना. तो बेसिकली यू आर नॉट टचिंग द एरोप्लेन. आप एरोप्लेन को टच क्यों कर रहे होते हैं भाई? क्योंकि एरोप्लेन जो है वो अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहा है, बट आपको जो है अर्थ जो है वो नीचे की तरफ पुल कर रही है. ठीक है, जब अर्थ आपको पुल कर रही है बट ये वाला प्लेटफॉर्म फिक्स्ड है, तो यू विल बी इन कांटेक्ट विद द एरोप्लेन. ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर एरोप्लेन भी नीचे जा रहा है और आप भी नीचे आ रहे हैं, तो मैंने बोला था ना, हाथी या घोड़ा या चूहा सब सेम स्पीड से नीचे गिरते हैं. तो आप दोनों सेम स्पीड से अगर नीचे गिर रहे हैं तो बेसिकली देन यू आर फ्लोटिंग. सो व्हेन एन एरोप्लेन इज फॉलिंग, you are not actually floating in the air, you are also falling at the same speed. आप समझें, ये एरोप्लेन नीचे गिर रहा है और ये आप नीचे गिर रहे हैं, सेम स्पीड पे गिरेंगे ना आप दोनों. यहां पर तो आप कहेंगे कि मैं फॉल कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग है उसके रेफरेंस को देखते हुए आपको लगेगा मैं फॉल कर रहा हूं. बट यहीं पर जब आप एरोप्लेन के अंदर होंगे तो आपकी सराउंडिंग तो ये एरोप्लेन हो गया ना, उसके रेफरेंस में आपको लगेगा कि मैं फ्लोट कर रहा हूं. यस सर. ओके सर, थैंक यू सर. सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या डिफरेंस है? जस्ट 1 मिनट है ना, गिव मी अ 1 मिनट है ना, जस्ट 1 मिनट. हाँ जी, आप क्या कह रहे थे बेटा? You're asking, someone was asking something? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस है? ओके, दोनों ही फोर्स बेटा जो है, दोनों फोर्स आपका जो है ना स्यूडो फोर्स है ना. ये एक्चुअली में होते नहीं है, बट इनका एक इम्पैक्ट जो है वो एज अ स्यूडो फोर्स होता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो समथिंग विच इज थ्रोइंग यू आउट, और सेंट्रीपिटल है समथिंग विच इज होल्डिंग यू इनवर्ड, है ना. सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड है, सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीपिटल जो है वो इनवर्ड है.
सर तो फिर मेरी गो राउंड में तो हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना? हाँ जी, सेंट्रीफ्यूगल, मैं सेंट्रीपिटल बोला था मैंने, यस सर, सेंट्रीफ्यूगल कर लो उसको, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस सर, तब कंफ्यूज हो गया था मैं। ओके, ठीक है जी, डन। सो लैटिट्यूड में यू राइट डाउन एट इक्वेटर G is less due to centrifugal force because of Earth's rotation. Fourth one. जहां हमने ऑल्टीट्यूड की बात की थी वहां डेप्थ की भी बात है। अब यहाँ पर बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग आपका आउटपुट मिलेगा आपको, है ना, डेप्थ। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं बेटा तो जी मेरा रिड्यूस हो रहा है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज इंक्रीजिंग, दस जी इज रिड्यूसिंग। व्हाट अबाउट अगर मैं अर्थ के अंदर जा रहा हूं तो जी मेरा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, है ना। बट यहाँ पर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जी मेरा डिक्रीज होगा। क्वेश्चन इज कि इस लॉजिक को कौन क्रैक कर सकता है कि जी जो वो रिड्यूस क्यों होगा बेटा? सर मास कम हो रहा है। इम्प्रेसिव। आदित्य कह रहा है कि सर जब हम यहाँ पर पॉइंट ए पर थे तो हमारे ऊपर कौन सा मास लग रहा था? ये पूरा का पूरा मास मुझे नीचे की तरफ पुल कर रहा था, है ना। लेकिन व्हेन आई वेंट टू पॉइंट बी पर मुझे नीचे की तरफ कौन पुल कर रहा है? मुझे नीचे की तरफ ये वाला मास नीचे की तरफ पुल कर रहा है। और ऊपर की तरफ कौन पुल कर रहा है? ये वाला मास ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। ये दोनों मास आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? इनका पुल जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। एक दो चीजें हो रही है ना, एक तो जो मास मुझे नीचे पुल कर रहा था वो मास रिड्यूस हो गया, दूसरा एक और मास आ गया है जो मुझे ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, वो उसको कैंसिल कर रहा है। सोचो ना, अगर आप अर्थ के सेंटर पे आ गए तो यहाँ पर जी कितना होना चाहिए? सब तरफ से, हाँ, सब तरफ से इक्वल पुल है तो 0 होना चाहिए, isn't it? ठीक है, तो व्हेन यू गो डाउन द जी डिक्रीजेस। आप ऊपर जाएंगे तो जी रिड्यूस होगा, नीचे जाएंगे तो भी जी रिड्यूस होगा। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर लें। दिस ग्राफ इज वैल्यू ऑफ जी, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर, ठीक है बेटा। कुछ स्टडीज जो है ना, यू हैव टू मेक इट फॉर द नॉलेज पर्पज, है ना। आई होप आप आज का सेशन थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि यू आर गेनिंग सम नॉलेज, नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट इन जनरल ऑल्सो, है ना। कुछ नई चीजें आपको पता चल रही हैं, ठीक है। यस सर। ओके, ये आपका बेटा 6400 किलोमीटर है ना, दैट इज अर्थ सरफेस की बात आ गई ना। ये सेंटर है आपका, ये 0 है, सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर 0 है। अर्थ सेंटर से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, है ना, आपका जी जो है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है। यहाँ पर जो जी है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। दिस इज एट अर्थ सरफेस। और जैसे जैसे फिर आप ऊपर जाएंगे जी जो है आपका रिड्यूस हो जाता है। तो 4 फैक्टर्स हैं जो जी को हमारे अफेक्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर। फिर सर लेट सपोज हमने सर हमने बीच में एक होल बना दिया। फिर से बोलो बेटा।
यस सर। सर लेट सपोज सर हमने सर बीच में अर्थ के फ्रॉम द सेंटर सर एक होल बनाते, तो सर इसके हिसाब से तो सर हमें फ्लोट करना चाहिए जैसे जैसे हम सेंटर के पास। अगर आपने ये अर्थ है बेटा, आपने ऐसे करके ये एक होल बना दिया, यस सर सर, और हम सेंटर पे है तो सर मतलब सर आप हम सेंटर में हैं तो आप Yes, फ्लोट yes, करेंगे, यू विल फ्लोट। ठीक है। आप कहाँ पे, एक मिनट ना, आप कहाँ सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं यहाँ जाऊं या आप सोच रहे हैं यहाँ जाएंगे? मान लो सर नहीं आप कह सर, रहे हम हैं कि ऊपर से नीचे मतलब आ रहे हैं तो सर हमें फ्लोट करना चाहिए उस हिसाब से। नहीं, अगर आप ऊपर से नीचे ऐसे आ रहे हैं तो आपने एक वेलोसिटी गेन की है ना? यहाँ पर आएंगे, उसके बाद आप यू विल कंटिन्यू, बट देन यू विल अगेन फॉल, देन अगेन, है ना? तो आप जो शो करेंगे दैट विल बी एन ऑसिलेशन, और फिर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ ऑसिलेशन यू विल सेटल डाउन एट द सेंटर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हमने ऊपर वो करा था कि इक्वेटर पे तो फिर ज्यादा डिस्टेंस है तो फिर जी ज्यादा होगा सर, तो फिर यहाँ पे तो ये उल्टा ही बता रहे हैं। बेटा इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है तो जी कम होगा ना? यस ठीक है। इक्वेटर पर जी कम क्यों होता है? ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, फर्स्ट थिंग। ठीक है। एंड सेकेंड इज ड्यू टू लैटिट्यूड। सर ठीक है। और ये जो है दिस ग्राफ इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर आप डिस्टेंस सुनो, आप मेरी बात, है ना, ये अर्थ है, आप अर्थ के सेंटर पे हैं तो जी कितना होगा? 0, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.81, फिर उसके बाद 9.80, 9.7, 9.6, 9.5, देन इज 9, 8, 7, सर 8.5, 6। सर ये आप हाइट में बढ़ा रहे हो या पोल्स की तरफ मूव कर रहे हो? ये 0 है, ये 9.81 है, ये हाइट है बेटा। पोल वोल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। अर्थ सेंटर से जब आप ऊपर निकल रहे हैं, है ना, तो ये वाला जो जी है दैट इज दिस पोर्शन, ये पोर्शन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जी कैसे इंक्रीज कर रहा है? लीनियर वे में इंक्रीज कर रहा है। आधी डेप्थ पर जी जो है वो 4.9 होगा, है ना, और ऊपर जाते हुए जी कितना है? वो ये वाला पोर्शन है। दोनों केस में जी रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है। अर्थ सरफेस पे जब आप थे तो ये था जी 9.81, नीचे जा रहे हैं तो जी ये आ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो जी ये आ रहा है। दोनों केस में जी रिड्यूस हो रहा है ना। आप अर्थ सेंटर से लेट से 5000 मीटर की हाइट पर हैं तो जी कितना होगा? 5000 मीटर हाइट, है ना, दिस विल बी द जी, मे बी 7.9। आप अर्थ सेंटर से 12,000 किलोमीटर की हाइट पर हैं तो जी कितना होगा? तो आप यहाँ पर आ जाएं, दिस इज 6400, दिस इज 12, ये जी होगा वहां पर। कितना होगा? मे बी आई डोंट नो, है ना, समवेयर लेट्स से सर एक टाइम 3.5। पे जीरो हो जाएगा। हाँ जी। सर एक टाइम पे जीरो हो जाएगा। हाइट पर जाते जाएंगे तो जीरो नहीं होगा बेटा। ये ग्राफ जो है ये कभी भी जीरो पर मीट नहीं करता। दिस विल कीप गोइंग लाइक दिस, ये मीट नहीं करेगा जीरो पर कभी। तो वो उसके पैरेलल चलेगा एक्स एक्सिस के नीचे। हाँ मैंने बताया था ना भाई, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन है दैट नेवर बिकम जीरो, इवन एट very large distance there will be a minuscule force will be there. Because of that minuscule force there will be a minuscule amount of acceleration. ठीक है, डन। सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट बस, एक चीज और नोट कर लें। G inside a holosphere is
0 at all points. ठीक है, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर या फिर पॉइंट सी पर, ठीक है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू gravitational force generated by the mass of this holosphere will be 0. That means the net force by the mass of holosphere inside it is always 0. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मास है, ये छोटा मास है, बट इट इज क्लोज, है ना, इट विल जनरेट दिस फोर्स। ये मास बड़ा मास है बट दूर है, दिस विल जनरेट दिस फोर्स। ये वाला मास और ये मास इक्विडिस्टेंट है, दिस विल जनरेट दिस फोर्स, दिस विल जनरेट दिस फोर्स। जितना भी फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन है, ये फोर्स जो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे बेटा। Net force due to gravitation is 0 inside a holosphere. ठीक है, उस होलोस्फीयर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनसाइड द स्फीयर इज ऑलवेज 0। ठीक है, नोट डाउन कर लें। एक्सक्यूज मी Sir, I सर, have a doubt. एक मिनट पहले ये नोट कर लें। द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स inside a holosphere due to mass of sphere is 0 at all points inside the sphere। है ना, ये स्फीयर कैसा है, ये यूनिफॉर्म स्फीयर है बेटा, है ना, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाँ जी, पूछो क्या पूछ रहे हो। सर लेकिन सर मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्मॉल जी को अफेक्ट करेगी। अर्थ का जो स्मॉल जी है, यस सर। बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, एंड इट इज अ चेंजिंग इफेक्ट। है ना, मून की पोजीशन फिक्स तो है ही नहीं, अगर मून की पोजीशन फिक्स कर देंगे तो फिर वो अफेक्ट करेगी, बट मून पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग, सो इट विल नॉट अफेक्ट। मतलब यू कैन नॉट मेक आउट द इम्पैक्ट बिकॉज इट्स पोजीशन इज चेंजिंग। ओके सर, तो फिर वो अफेक्ट नहीं करेगी ना। ओके सर। अफेक्ट लेकिन करेगी बेटा, बट कैसे करेगी वो नहीं बोल सकते हैं। अगर ये अर्थ है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर मून है और आप जो है मतलब हाई जंप में यू आर एन गोल्ड मेडलिस्ट, है ना, सो योर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव, मिनिस्कली इट विल इम्प्रूव, क्योंकि यहाँ पर जी जो है वो कम होगा। ठीक है, जो मून है वो आपको इधर खींच रहा है, सोचिए ना, अर्थ आपको इधर खींच रहा है, बट मून जो है वो आपसे बहुत ज्यादा दूर है अर्थ के कंपेरेटिवली। अर्थ सिर्फ 6400 किलोमीटर है और मून का सेंटर इज इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, है ना। तो जो इम्पैक्ट होगा, अर्थ की एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकेंड है, मून की वजह से 0.001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट दैट इम्पैक्ट विल बी देयर। और अगर मून यहाँ पर है तो वो फिर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो जी विल इंक्रीज, इन दैट केस आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाएगी। सर तो फिर ये भी तो एक फैक्टर होना चाहिए। तो इस फैक्टर को आप कैसे अकोमोडेट करेंगे बेटा। इस फैक्टर की वजह से ऐसा तो नहीं है कि जी ऑन अर्थ जो है वो एक पर्टिकुलर वे में ही चेंज हो रहा है, ये तो मून की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, एंड दिस चेंज इन जी इज वेरी लेस। ठीक है, इनफैक्ट लेस देन दिस 0.01 है ना, मे बी समथिंग 3-4 zeros will come and then the change will be there। हाँ जी, बोलो बेटा। सर मेरे को सर वो हॉलोस्फीयर वाले में डाउट। बोलो सर उसमें सर जैसे सर हम पॉइंट बी ले ले तो सर पॉइंट बी को सर जो पॉइंट सी है और सर जो सर पॉइंट सी के ऊपर जो सर वो पिंक पिंक है सर, वो उसको अट्रैक्ट ज्यादा करना चाहिए, मतलब सर कम करना चाहिए।
पॉइंट बी का आप देखना चाह रहे हैं? यस सर। सर तो सर अगर सर मैं मतलब पॉइंट सी के एकदम सर पैरेलल एक सर या कोई मास डाल दूं तो सर वो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो तो कम होगा देखो क्योंकि पॉइंट बी अगर- को जो है ना, देखो ये वाला मास अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ यस और ये वाला मास अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, है ना? यस ये दोनों का जो फोर्स है वो सेम हो जाएगा, दोनों का फोर्स एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ मास कम है बट डिस्टेंस कम है, दूसरी तरफ मास ज्यादा है बट डिस्टेंस ज्यादा है। ओके सर। समझ रहे? दिस ये विल तो हैपन फिर एवरीवेयर, ये हर पार्ट पे ऐसा होगा। अगर आप इस पार्ट का मास लेंगे, है ना, अब ये मास जो है दिस इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स हिम, ये ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो सेम वे में ये वाला मास जो है कॉरस्पॉन्डिंगली ये वाला मास जो है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अरे तो सर लॉ ऑफ एरियाज की तरह हो गया। लॉ ऑफ एरियाज की तरह लगा लो आप। ठीक है जी, डन। यस चलो जी, मास और वेट वाली चीज रह गई है अभी हमारी। ठीक है, विल टेक अप इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आपकी जो है फ्राइडे को क्लास नहीं है, संडे को स्टैट्स होगा, तो मंडे को विल टेक द ग्रेविटेशन अगेन। सो मीन टाइम आई विल पोस्ट सम सोक्रेटिव क्विज। सर मास के बाद सर ग्रेविटेशन खत्म। मास वेट होगा, उसके बाद ग्रेविटेशन में बॉयसी बचेगा आपका, है ना, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बचेंगे। ओके सर। सर आप पूछ लो सर मैथ्स के क्वेश्चन। हाँ बोलो। ओके सर। एक मिनट है ना बेटा, क्लास आपकी ओवर हो गई है। Riyan has got few doubts. If you want to stay back, you can stay. Otherwise, you can leave.